Hello everyone, welcome again my YouTube channel. Today I am here with another topic, mode of action of antimicrobial therapy. हमने previous lecture में डिस्कस किया गया था कीमोथेरेपी के द्वारा, कीमोथेरेपी को हमने डिस्कस किया था. कीमोथेरेपी को जो है हमने फिर कैटेगराइज किया गया था एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी एंड एंटी कैंसरस थेरेपी. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी. एंड ये जो एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी है इनमें कई मोड ऑफ एक्शन के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्ट करते हैं. उन मोड ऑफ एक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी किसे कहा जाता है. एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी जो है मेनली एम ये किसके लिए किया जाता है. एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी एम्स एट ट्रीटिंग इन्फेक्शंस विद अ ड्रग. यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल सबस्टेंस, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स हम यूज करते हैं. ये एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं, सेल के सरफेस के ऊपर बाइंड करते हैं या इंट्रामोलिकुलर लेवल पे बाइंड करके उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं. अब ये एंटीमाइक्रोबियल सबस्टेंस जो हम सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेटिकली भी हम सिंथेसाइज इनको आइसोलेट कर सकते हैं या हम नेचुरल सबस्टेंस से भी आइसोलेट कर लेते हैं. मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के द्वारा हम ओरिजिनेट करते हैं इन माइक्रोबियल सबस्टेंस को. ये माइक्रोबियल सबस्टेंस सिलेक्टिवली टॉक्सिसिटी होता है कि खाली ओनली इन्फेक्शियस एजेंट्स के लिए, क्योंकि यही इन्फेक्शियस एजेंट हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं. जब ये इन्फेक्शियस एजेंट जब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, यही इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी में एंटर करके हमारी मशीनरी को यूज करके, हमारे न्यूट्रिएंट्स को यूज करके, उनके टॉक्सिक प्रोडक्ट्स की वजह से हमारे सेल की मेटाबॉलिज्म पर उनमें इंटरफेयर कर सकते हैं और वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस कॉज कर सकते हैं. इन डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल सबस्टेंस यूज करते हैं जो स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल के सरफेस के ऊपर बाइंड कर लेते हैं एंड जो होस्ट सेल है उस पर कोई इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट नहीं करते हैं. हमने इसको कैटेगराइज किया गया है एंटीमाइक्रोबियल सबस्टेंस को दो टाइप्स में. फर्स्ट है बैक्टीरियोस्टैटिक एंड सेकेंड इज बैक्टीरियोसिडल. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एंटीमाइक्रोबियल बायोस्टैटिक्स, बैक्टीरियोस्टैटिक किसे कहते हैं. बैक्टीरियोस्टैटिक मींस द अरेस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. ये एंटीमाइक्रोबियल ड्रग क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जब एक्ट करते हैं ये खाली उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं, न कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं. क्योंकि ये एंटीमाइक्रोबियल सबस्टेंस उनके एंजाइम्स के ऊपर एक्ट कर सकते हैं, उनके सेल के सरफेस के ऊपर एक्ट करके उनके एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं. लाइक जैसे कि अगर हम लो टेम्परेचर यूज कर लेते हैं जिससे क्या हो जाता है कि उनकी एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाता है, क्योंकि एंजाइम एक्ट एज ए कैटालिस्ट जो क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं. तो एज यहाँ पे क्या करते हैं कि बैक्टीरियोस्टैटिक कुछ ड्रग्स हैं, लाइक जैसे कि क्लोरामफेनिकोल या एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं. यही एंटीबायोटिक्स खाली बैक्टीरियोस्टैटिक के तौर पे वर्क करेगा, एक्ट एज एंटी बैक्टीरियोस्टैटिक, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल नहीं कर रहा है. बट इन केस एरिथ्रोमाइसिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है. ये एंटीबायोटिक कभी कभार मतलब मोस्टली जो अगर हम हायर कंसेंट्रेशन में अगर यूज करेंगे एक्ट एज बैक्टीरियोसिडल के तौर पे भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली बैक्टीरियोस्टैटिक के तौर पे काम करता है. सेकंड है बैक्टीरियोसिडल. बैक्टीरियोसिडल दे ब्रिंग अबाउट द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, लाइफ सेल्स को किल कर देते हैं. इसीलिए इसको हमें क्या कहा जाता है कि बैक्टीरियोसिडल कहा जाता है. ये दो मेडिकल टर्म्स दिया गया है, मोस्टली ज्यादातर कॉमनली यूज हो जाते हैं ये मेडिकल टर्म्स, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसिडल. बैक्टीरियोसिडल मींस वो एंटीमाइक्रोबियल सबस्टेंस, बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स हम उन ड्रग्स को कहते हैं, हम उन केमिकल सबस्टेंस को कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को खत्म कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं. ऐसे ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स भी कहते हैं. इसमें एग्जाम्पल है पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन. ये दो ड्रग्स है जो क्या करते हैं, एक्ट एज अ बैक्टीरियोसिडल के तौर पे वर्क करते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को किल कर सकते हैं. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोड ऑफ एक्शन कि ये जो एंटीमाइक्रोबियल सबस्टेंस है ये कैसे एक्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कैसे एक्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ को कैसे इनहिबिट करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे किल करते हैं. ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं मोड ऑफ एक्शन के द्वारा. तो अब हमने स्टार्ट किया था मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपीज कि ये एंटीमाइक्रोबियल थेरेपीज जो है ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं. इसमें मेनली 5 वेज हैं जिसके द्वारा 5 वेज के द्वारा एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स, एंटीमाइक्रोबियल सबस्टेंस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्ट करते हैं. फर्स्ट है इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस. सेल वॉल सिंथेसिस
सबसे पहले हमें यहाँ तक थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि सेल वॉल जो है एंटी माइक्रोबियल सबस्टेंस की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है? ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन से। पेप्टाइडोग्लाइकन। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, दो पार्ट्स में अगर इसको डिवाइड करोगे, पेप्टाइडो मीन पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन से बना हुआ है जो, एंड ग्लाइकन मीन ग्लूकोज। माइक्रोबियल सेल की जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, जो सेल वॉल है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से बना हुआ है। सेल वॉल जो है, सिंपली सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन से ही बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकन के लेयर से बना हुआ है। पेप्टाइडोग्लाइकन मींस यहाँ पे ग्लूकोज के लेयर्स होते हैं एंड उनको लिंक अप करने के लिए, क्रॉस लिंक करने के लिए उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स बाइंड कर रखे होते हैं। ये देखिए आप, ये वाला जो है कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर्स है, लेयर्स हैं। यहाँ पे दो टाइप कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। एक होते हैं NAM, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। दो टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, इनकी रिपीटिंग सीक्वेंस होते हैं एंड हमेशा जो है NAM के ऊपर जो है 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स बाइंड कर रखे होते हैं। डिफरेंट पेप्टाइड, डिफरेंट अमाइनो एसिड वहां पे बाइंड कर रखे हो सकते हैं 4, एंड इनको क्रॉस लिंक करने के लिए ये ब्रिज के तौर पे वर्क करते हैं। जैसे कि एक सीढ़ी, अगर हम 2 सीढ़ी बनाते हैं लाइक जैसे कि सीढ़ी के 2 साइड्स है, इनको लिंक अप करने के लिए हम बीच में लकड़ियां लगाते हैं। उसी तरह क्रॉस लिंक करने के लिए यहाँ पे पेंटाग्लाइसिन, 5 ग्लाइसिन बॉन्ड्स जो है, 5 ग्लाइसिन जो है अमाइनो एसिड के 5 ग्लाइसिन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये एक एज अ क्रॉस लिंक बनाते हैं, इसी की वजह से वहां पे सेल वॉल की सिंथेसिस होते हैं। लेकिन इनके अंदर क्रॉस लिंक करवाने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम को कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज कहते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज रेस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पे क्रॉस लिंक करने के लिए। अब यहाँ पे हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। अगर हम बात करें पेनिसिलिन की, ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये वाला जो रिंग है इसको बीटा लैक्टम रिंग कहते हैं, बीटा लैक्टम रिंग कहते हैं। ये बीटा लैक्टम रिंग जो है ट्रांसपेप्टाइडेज के ऊपर एक्ट करते हैं और ट्रांसपेप्टाइडेज के ऊपर एक्ट करके यहाँ पे क्रॉस लिंक को इनहिबिट करते हैं, क्रॉस लिंक में इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से सेल वॉल में यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन के लेयर्स में क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहां पर सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाता है। उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो सकते हैं, जबकि वहां पे सेल वॉल की सिंथेसिस हुआ ही नहीं। क्योंकि सेल जो है एक रूम की तरह, कंपार्टमेंट की तरह है कि 4 साइड से बाउंड्री से उसके अंदर जो है सेल के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। अब इन ऑर्गेनल्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लगा, साइड में सराउंडिंग्स में वॉल्स लगे हुए हैं। अब जब तक ये वॉल्स ना बनेंगे, जब तक इनका सेल वॉल ना बने, तब तक यहाँ पे सेल मतलब सस्टेन नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे पढ़ा फर्स्ट जो है इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। यहाँ पे क्या कर रहा है कि कुछ एंटी माइक्रोबियल सबस्टेंस डायरेक्टली बाइंड कर रहे हैं सेल के सरफेस के ऊपर, सेल के सरफेस के ऊपर बाइंड कर रहे हैं। और जब ये बाइंड करते हैं, इनमें बीटा लैक्टम रिंग होते हैं। ये बीटा लैक्टम रिंग जो है ट्रांसपेप्टाइडेज के ऊपर एक्ट करते हैं। एक एंजाइम है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है कि यहाँ पे क्रॉस लिंक बनाने में। अब यहाँ पे ट्रांसपेप्टाइडेज के ऊपर जब एक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाता है। फर्स्ट वाला स्टेप। सेकंड हमने कहा डैमेज टू द सेल वॉल। सेल वॉल को डैमेज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जब एंटी माइक्रोबियल एजेंट से एंटी माइक्रोबियल सबस्टेंस जब सेल के सरफेस के ऊपर जब बाइंड करते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल सबस्टेंस जो है एक्टिव केटियोनिक डिटर्जेंट के तौर पे वर्क करते हैं। जब यहाँ पे बाइंड कर लेते हैं और इसकी वजह से ये इसके ऊपर बाइंड करते हैं, इसके ऊपर बाइंड करने से क्या हो जाता है कि इसकी सेमी परमेबिलिटी जो लॉस्ट हो जाता है। लाइक जैसे कि हम परफोरेशन कहते हैं। कुछ प्रोटीन जब एंटी माइक्रोबियल या प्रोटीन जो है जब सेल के सरफेस के ऊपर जब बाइंड कर लेते हैं, वहां पर ये होल्स क्रिएट करते हैं, चैनल्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे कि हमने अगर सेल वॉल की अगर बात करें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें, उसमें 2 टाइप्स का प्रोटीन्स होता है। एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है, फॉस्फोलिपिड के बीच में एम्बेड किया कर रखा होता है इंटीग्रल प्रोटीन्स। सेकंड प्रोटीन होता है पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है। अगर इंटीग्रल प्रोटीन्स को अगर ये डीनेचर कर लेते हैं, कोगुलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पे चैनल्स बन जाते हैं और सेल्यूलर कंटेंट जो है वहां से एक्सक्रीट हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म वहां से रिलीज हो जाएंगे और सेल श्रिंक होकर डेथ हो सकता है। ये रहा सेकंड स्टेप। एंड थर्ड जो है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखिए हमारे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कोई भी ऑर्गेनिज्म की अगर सेल की बात करें, लिविंग सेल्स की अगर बात करें, एक सेल है, 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 एक से
इसके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इस जेनेटिक मटेरियल को, क्योंकि सेलुलर कंपोनेंट किसके कंट्रोल में बनता है, यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन के मतलब इसके ये रेगुलेट कर लेता है। जब भी सेल को कुछ कंटेंट्स बनाना होगा, अपनी कुछ प्रोडक्ट्स को, कंपोनेंट्स को जब बनाना होगा, ये डीएनए सबसे पहले ट्रांसक्राइब हो जाते हैं आरएनए में। ये क्या हो गया? ट्रांसक्राइब हो गया। मींस जो हाई लेवल लैंग्वेज था, इस लैंग्वेज को जो है सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, क्योंकि राइबोसोम्स, इस सेल के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स डीएनए की लैंग्वेज को समझ नहीं सकते हैं, सिंपल सी बात। अब सबसे पहले क्या किया कि इसको यहां पर कुछ कंपोनेंट बनाने के लिए इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन था, जैसे कि हम एक मैप लाते हैं, नक्शा लाते हैं, घर बनाने के लिए एक नक्शा लाते हैं, उस नक्शे को किसके पास देते हैं? मिस्त्री के पास देते हैं, कि ताकि वो उसको बना सके, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रक्चर जो है बना सके। अब यहाँ पे उसी तरह इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें अलग एंजाइम्स होते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स जो है डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए बनते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए के अंदर मैसेंजर आरएनए कहते हैं, इसके अंदर मैसेज होता है। ये मैसेंजर आरएनए जो है राइबोसोम्स के अंदर से रीड आउट किया जाता है, स्कैन किया जाता है। लाइक सिंपल से अगर बात करें तो इसको स्कैन करते जा रहा है। एमआरएनए के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे तीन न्यूक्लियोटाइड्स में कोडॉन्स बना रखा होता है, कोड तीन इसमें कोड न्यूक्लियोटाइड्स में कोड कर रखा होता है, उनको कहते हैं हम कोडॉन्स कहते हैं। उन कोडॉन्स को जब यहाँ से रीड करते हैं, इन कोडॉन्स के ऊपर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को वहां पे कोड कर रखा होता है, और राइबोसोम जो है उन आरएनए को रीड करके वहां से प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अब एंटी इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ एंटीमाइक्रोबियल सबस्टेंस इंट्रामोलिकुलरली, इंट्रासेल्युलरली एक्ट करते हैं और इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके राइबोसोम्स के ऊपर बाइंड हो जाते हैं। जब राइबोसोम्स के ऊपर बाइंड हो जाते हैं, ये इनहिबिट करते हैं राइबोसोम्स की फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, कि राइबोसोम्स से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से, तो यहाँ पर जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, सेलुलर कंपोनेंट्स भी नहीं बनेंगे, सेल की डेथ हो सकता है। और एक कहा इसमें एग्जाम्पल है क्लोराम्फेनिकोल भी होता है, एरिथ्रोमाइसिन आता है, या टेट्रासाइक्लिन है। ये कुछ ड्रग्स जो है राइबोसोम के ऊपर एक्ट करते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। फोर्थ है इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट किया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। इसमें एग्जाम्पल है नैलिडेक्सिक एसिड जो है, या क्यूबिनिलोन जो है, कुछ ड्रग्स हैं। ये ड्रग्स क्या कर देते थे कि न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। क्यों? देखिए, पहले भी मैंने आपको कहा, जब डीएनए सिंथेसिस होंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जब डीएनए रेप्लिकेट करते हैं, क्योंकि सेल जब एक सेल होंगे, जब ये सेल डिवाइड करना होगा, ये माइटोटिक डिवीजन के द्वारा सेल डिवाइड करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं। जब ये डिवाइड करेंगे माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, सेल्स के जो अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, अब यहाँ पे बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, फ्रीली यहाँ पे फ्लोट कर रहा होता है, डीएनए जो है फ्रीली ऐसे फ्लोट कर रहा होगा। ये डीएनए को जब माइटोटिक डिवीजन से पहले क्या कर लेते हैं कि अपने सेल कंटेंट्स को डबलिंग कर लेते हैं। मींस राइबोसोम को डबल करेगा, जेनेटिक मटेरियल को डबलिंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉइड हाफ क्रोमोसोम यहाँ पे हैप्लॉइड नहीं हो जाता है। जितना माइक्रो ऑर्गन, जितना जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट है डॉटर से पेरेंट सेल में है, उतना डॉटर सेल में भी प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले ये जेनेटिक मटेरियल को डबलिंग करते हैं। इसको डबलिंग करने के लिए क्या चाहिए? एक एंजाइम होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। ये एंजाइम जो है डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ ड्रग्स जो है, इसकी एंजाइम को इनहिबिट करने की वजह से यहाँ पर इसके डीएनए जेनेटिक मटेरियल को जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर पाते। जब तक उनकी डीएनए जेनेटिक मटेरियल सिंथेसाइज ना हो, तब तक ये डबलिंग हो ही नहीं सकती, तब तक ये सेल डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके द्वारा भी न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को भी इनहिबिट करते हैं। और एक है कि इनहिबिशन ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस। फोलिक एसिड एक्ट एज अ फैक्टर के तौर पे वर्क करते हैं पायरिमिडी, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, पायरिमिडीन्स न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस के लिए एक्ट एज अ फैक्टर के तौर पे वर्क करते हैं। फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 भी वर्क कर लेते हैं, इसमें एक्ट एज अ को फैक्टर के तौर पे वर्क करते हैं। अब यहाँ पर फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कैसे किया जाता है? कुछ सल्फोनामाइड्स जो है, सिंथेटिक जो सल्फोनामाइड्स होते हैं, ये सल्फोनामाइड्स रिप्लेस कर लेते हैं पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की जगह पे ये रिप्लेस कर लेते हैं क्या? सल्फोनामाइड्स। ये सल्फोनामाइड्स
जो है रिप्लेस किए जाते हैं पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, क्योंकि यही पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है फोलिक एसिड की सिंथेसिस कर लेते हैं, और ये फोलिक एसिड जो है एक्ट एज ए फैक्टर के तौर पे वर्क करते हैं न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में। अब जब यहाँ पे फोलिक एसिड ही सिंथेसिस नहीं होगी तो न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बन सकते। तो यहाँ पे क्या किया, सल्फोनामाइड जो है एक्ट एज यहाँ पे रिप्लेस किया, एक्ट एज बायो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की जगह पे रिप्लेस कर दिया, और जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट वहां पे क्या जाता है कि फोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं हो पाते, और फोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगा तो पायरिमिडीन्स न्यूक्लियोटाइड्स भी नहीं बन सकते। ये थे कुछ मोड ऑफ एक्शंस कि जितने भी एंटी माइक्रोबियल सबस्टेंस हम जब बीमार हो जाते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंटी माइक्रोबियल सबस्टेंस हम यूज कर लेते हैं, एक थेरेपेटिक एजेंट्स हम यूज कर लेते हैं। ये थेरेपेटिक एजेंट जो है 5 मोड ऑफ एक्शंस के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट भी कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को किल भी कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जिससे हमारी डिजीज और इन एंटीमाइक्रोबियल सबस्टेंस को हम यूज कर लेते हैं किसी भी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए। उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीमाइक्रोबियल सबस्टेंस को यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनकी स्पेक्ट्रम जो है, कुछ एंटी माइक्रोबियल सबस्टेंस की स्पेक्ट्रम जो है कुछ बहुत ही नैरो होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, ड्यू टू द स्पेसिफिसिटी, उनकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, वो सिलेक्टिव कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्ट कर सकते हैं। और कुछ एंटी माइक्रोबियल सबस्टेंस की जो स्पेक्ट्रम है, जो उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करते हैं, उनकी स्पेक्ट्रम जो है बहुत ही ब्रॉड होता है, स्पेसिफिसिटी कम होने की वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्ट कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एंटी माइक्रोबियल सबस्टेंस के ऊपर एक्ट होने, इन एंटी माइक्रोबियल सबस्टेंस को एक्ट होने ही नहीं देते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने कहा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है बीटा लैक्टम रिंग है। ये बीटा लैक्टम रिंग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपेप्टाइडेस को इन ट्रांसपेप्टाइडेस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और वहां पर क्रॉस लिंकिंग होने नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बीटा लैक्टामेज कहते हैं, लैक्टामेज। ये एक एंजाइम है जो इस बीटा लैक्टम के ऊपर एक्ट करते हैं, इस बीटा लैक्टम को ब्रेक कर देते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांसपेप्टाइडेस के ऊपर एक्ट ही नहीं कर सकते और ये एंटीबायोटिक उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्ट ही नहीं कर सकते हैं। लाइक जैसे कि स्टेफ ऑरियस है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ये बीटा लैक्टम रिंग को क्या कर सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर, इनके अंदर एक एंजाइम होता है, इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इनके जो अंदर जो एक्स्ट्रा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, उस प्लाज्मिड में उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है कि एंजाइम के लिए, और ये उस एंजाइम को सिंथेसाइज करके इन ड्रग्स को जो है इन ड्रग्स एक्टिविटी को खत्म